अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। इलेक्शन से एक दिन पहले नून लीग ने इल्जाम लगाया है कि उसके सेनेटर्स को मजबूर किया जा रहा है कि वो हुकूमती उम्मीदवार को वोट दें। नून लीग ने न सिर्फ इल्जाम लगाया बल्कि एक ऐसे सेनेटर को भी सामने लेकर आई जिन्होंने फोन कॉल्स के जरिए दबाव डाले जाने की तस्दीक की। आज पहले नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने एक ट्वीट में लिखा कि हमारे सेनेटर्स को फोन करके कहा जा रहा है कि पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें। उनमें से कुछ ने शवाहिद रिकॉर्ड कर लिए हैं। और फिर इसी बयान के तसलसल में आज नून लीगी रहनुमाओं ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लीगी सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने बताया कि उन्हें कॉल करके कहा गया कि हुकूमती उम्मीदवार को वोट दें। मुझे 2 जिम्मेदारान की कॉलें आई। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें और गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। पहली कॉल आई 6 मार्च को 4:05 पे आई था। व्हाट्सएप कॉल थी, अटेंड नहीं कर सका। फिर 7 को आई 2:58 पे और 9 को आई। आखिरी जब कॉल आई तो मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे यही कहा कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप मेहरबानी करके हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें। हमने बारहा कहा कि हम DGISPR की बात पर यकीन करना चाहते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हुए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इलेक्शन में उसकी बहुत सी शहादतें हमारे पास आई हैं। हमारे मेंबरान ने बताया है कि हमें टेलीफोन आए हैं, हमें वोट बदलने को कहा गया है। फोन कॉल्स के जरिए मुंतखब नुमाइंदों पर दबाव डालने की बात पहले भी की जाती रही है। इस हवाले से 1 महीने पहले DGISPR से सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा, और क्या कहा देखिए। बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के इस बारे में कमेंट करना, इस बारे में बात करना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज़ सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। लेकिन दूसरी जानिब मरीम नवाज के बयान पर पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से सवाल हुआ तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और एक बार फिर कहा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। इलेक्शन में क्या सर, आप क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। तो आप उम्मीद करते हैं कि कल जब पोल होगा जुम्मे के बाद तो उस वक्त तक भी वो न्यूट्रल रहेंगे? उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को कालें आना शुरू हो चुकी हैं। आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीतूंगा। आज ही के दिन नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया। आज ही के दिन गिलानी साहब ये कह रहे हैं। नून लीग के इल्ज़ामात पर रद्दअमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत के पास भी शवाहिद हैं कि अपोजिशन वोट खरीद रही है। उन्होंने कहा कि जब कौमी असम्बली में उन्हें ज़्यादा वोट मिले तो उस वक्त क्यों ये बातें नहीं की। देखिए, ये इनका अपना किया धरा है और ये जो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे शिकस्त मान ली है उन्होंने कल के इलेक्शन के। ये अभी भी कोशिशें कर रहे हैं लोगों को खरीदने के। मैं आपको बता सकता हूं कि कितने लोगों को फोन आए हैं, हमारे लोगों को फोन आए हैं, ये लोग जमीन खरीदने वाले। ये आज दूसरी टेलीफोन कॉल्स की बात कर रहे हैं, उसकी तो पूरी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात सामने आई है। हुकूमती इत्तेहाद ने सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजद किया है, जिनके बारे में नून लीग का दावा है कि वो नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि हमारे पास जो दस्तावेजात मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर मिर्जा आफरीदी की नामजदगी भी चैलेंज हो सकती है और सेनेट की रुकनीत भी खत्म हो सकती है। मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब PMLN का हिस्सा हैं, पार्लिमानी पार्टी में है, वो उसके डिसिप्लिन में है। अगर ये डिसिप्लिन से बाहर जाएंगे तो ये बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस होगा और रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर जो है ये जो है वो मुस्तरद हो सकता है इनका कैंडिडेचर भी, और ये ख़ुद भी डी-सीट हो सकते हैं, नाअहल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो डिक्लेरेशन जो मेरे सवाल के जवाब में जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था, वो बाकायदा कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में मौजूद है, सेनेट के सेक्रेटेरिएट में मौजूद है। सुबह ही जो है वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर वो रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब जो हैं ये तो PMLN की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा है। ठीक है, ये किस तरह से पार्लिमानी पार्टी के फैसले के अगेंस्ट जो है ये इलेक्शन लड़ सकते हैं?
मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी से इस बारे में समा टीवी के प्रोग्राम में सवाल हुआ तो उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बहरहाल मौजूद हैं कि 2018 में आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर नून लीग ज्वाइन की, फिर दिसंबर 2018 का इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई भी राना सनाउल्लाह साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं मौजूद है। अगस्त 2018 की खबर भी मौजूद है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ बाद में ज्वाइन की। ये सारे के सारे मामला अपनी जगह पर मौजूद है। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, एक ही दिन में आप कह रहे हैं कि इदारों की तरफ से फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं, आपके सेनेटर भी मंजर आम पर आए, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और उसी दिन जो असल में उम्मीदवार हैं पीडीएम के जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, यूसुफ गिलानी साहब, वो कह रहे हैं कि निजी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को कॉल नहीं जा रही हैं, आपके सेनेटर्स को जा रही हैं। ये हकीकत है या फिर आप लोगों की हिकमत अमली का एक हिस्सा है कि पीपल्स पार्टी नहीं करेगी उस तरीके से तनकीद जिस तरह आप कर रहे हैं, वो रास्ता खोले रखेगी और आप तनकीद करके दबाव बढ़ाते रहेंगे? देखिए शाहजेब साहब, इसमें ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि कौन तनकीद करेगा कौन नहीं करेगा। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि इससे हमारी जमहूरियत ख़राब होती है, बल्कि इसलिए भी कि इससे हमारे कौमी इदारों का तशख़्ख़ुस और उनका इमेज भी मुतासर होता है। और हमने बहुत खैर मकदम किया था जब DGISPR की ये स्टेटमेंट आई थी, और हम अभी भी समझते हैं कि इज़ अ वेरी ऑनरेबल पर्सन, ही मेंट वेल, और मैं भी, हमारी एक ख्वाहिश थी कि इसी तरह की बात हो। लेकिन आज हम मजबूर हो गए कि जब ये बात हमारे इल्म में आई कि उनको मुसलसल फ़ोन कॉल्स आए हमारे हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को, और ख़ुद उनकी ज़बानी आपने सुना कि उन्हें कहा गया, 2 अफसरान ने कहा कि वो PDM की बजाय सरकारी उम्मीदवार को वोट दें। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो मुदाखलत है, अब इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। ये और भी तकलीफ़ दे इसलिए है कि जब फ़ौज के तर्जुमान ये बात पब्लिकली स्टेट कर चुके हों, फिर इसके ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत होती है तो यकीनन वो एक बहुत संगीन मामला है जिस पे मुझे उम्मीद है। और ऐसे साहब, आपने कहा कि उन्होंने अपनी प्रेसर में कहा था कि अगर कोई सबूत है तो वो सामने लाने चाहिए, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, कयासराइयाँ नहीं करनी चाहिए। तो ये सबूत आपकी तरफ से सामने भी रखे जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक तो एक सेनेटर साहब का बयान है जो आपके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शाहिद खान अब्बासी ने, आपने भी कहा कि हम नाम नहीं लेना चाहते, मगर बहरहाल इदारे का नाम भी लिया गया। तो सबूत भी आप इदारे को मुहैया करेंगे, हुकूमत को मुहैया करेंगे, सामने लाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, अगर इस बारे में कोई इस्तफसार करेगा तो यकीनन उनके साथ शेयर करेंगे, और मैं समझता हूं कि मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें अब ये सिलसिला बंद करना चाहिए। ये मुल्क कितना और इसका मुतहम्मल हो सकता है? देखिए, 70 साल से हम इसको इसी डगर पे चला रहे हैं, और आज आप मुल्क का हाल देख लीजिए, हम कहाँ पहुंचे हैं। बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया। हद ये कि अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे मजबूत हो गई है। और ऐसे इकबाल साहब, इस सूरत हाल में आप, अब जाहिर जो हफीज शेख साहब का इलेक्शन हुआ है उसके बाद कुछ भी प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए फेस रीडिंग करके अंदाजा लगाने की कोशिश करें। गिलानी साहब को देखें तो लगता है कि उनकी पोजीशन मजबूत है, आप लोगों को देखें तो लगता है कि गिलानी साहब की पोजीशन बहुत ज्यादा कमजोर है, हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आपको लग रहा है आप लोग कल हारने जा रहे हैं? नहीं, हमें पूरा यकीन है। देखिए ना शाहजेब, 53 अपोजिशन के मेंबरान हो सेनेट के, 47 हुकूमती इत्तेहाद के हों। मुझे आप बताएं वो साइंस, वो मैथमेटिक्स के जिससे 47-53 बने, सवाए इसके कि जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद में 64 को 50 बना दिया गया था, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, धौंस के जरिए, धांधली के जरिए। इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसकी अक्सरियत को आप अकलियत, सवाए इसके कि आप एक खरीदो फरोख्त की मंडी लगाएं, वही हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब जो अखलाकियात के दर्स देते हैं, अब वो ये अगर खरीदो फरोख्त करेंगे तो तभी जीत सकते हैं ना, इसके अलावा तो उनके जीतने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स ऑपोजिशन के हैं। मगर कुछ लोग उन्होंने अखलाकियात का दर्स दिया है, वो शायद कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे कि ऑपोजिशन की अक्सरियत है, अब हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर पार्टी पोजीशन के मुताबिक ही नताइज आने होते तो बजाय सीक्रेट बैलेट ना होता। सेनेट के इंतखाबात में भी ये मामला आया था कि जो पार्टी का प्रोपोर्शन, मगर ऐसे साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दुनिया आगे निकल गई, हम पीछे रह गए इन्हीं मामलात के हवाले से, मगर एक खतरनाक सिचुएशन उभर रही है। आप की तरफ से आज इदारों की कॉल्स, और ज़ाहिर बाजी में भी आप तनकीद करते रहे हैं, हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही है, आपकी तरफ से कुछ अदालती फैसलों पर तनकीद होती रही है, पार्लियामेंट पर हमने देखा कि दोनों की जो इस वक्त आपकी आपस की कन्फ्रंटेशन है जो ऑलमोस्ट नफरत अंगेजी में बदल गई है, तो पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं है। जब इदारों पर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, इदारों का कोई किरदार ना रहे, या फिर इदारों की बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो, तो माजी का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो ये कहाँ सिचुएशन जा रही है इस वक्त? यही तो बहरान है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है,
पाकिस्तान के एक एक इदारे को मुतनाज़ा बना दिया गया है, उसका किरदार ख़त्म कर दिया गया है। आज हम अगर आंखें खोल के देखें तो हम एक बहुत बड़े बहरान में, मल्टीपल क्राइसिस में घिरे हुए हैं। ये सिर्फ म्यूजिकल चेयर इक़्तिदार का नहीं है, इस वक्त रियासत को बचाने और रियासत की मजबूती को दाव पे लगाने की बात है। आप देख नहीं रहे कि इस वक्त मुल्क की मईशत कहाँ पहुँच गई है, मुल्क की सियासत किस पोलराइजेशन की सतह पे पहुँच गई है। एक एक इदारा, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एहतसाब के इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो हमारे कौमी इदारे हैं, सबकी साख कहाँ जाके खड़ी हो गई है। देखिए, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और ये खेल अगर ख़त्म ना हुआ तो ये सामने खाई नजर आ रही है। अगर किसी ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है उसे उतार देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। असल में सूरत हाल इस वक्त क्या है और किसके इम्कानात ज़्यादा हैं, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। कल इलेक्शन है और डू और डाई सिचुएशन बन गई है। कभी इतना ज़्यादा मुतनाज़ा या ऐसी सिचुएशन सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात पर या फिर सेनेट के इंतखाबात पर नहीं बनी थी जो इस दफ़ा बनी है। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब और आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम आज नून लीग ने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इदारों की तरफ से कॉल्स आ रही हैं, हुकूमत कह रही है कि जी आपके लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। आपके ख्याल में हुकूमत अपना काम दिखाने में कामयाब हो गई है और वाकई गिलानी साहब खतरे में हैं और संजरानी साहब जीत के करीब हैं, या मामला अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त है? मेरा ख्याल है मामला तो सख्त है और चैलेंज है हुकूमत के लिए। ज़ाहिर है वोट तो चंद हैं और अगर आदादो शुमार पे जाएं तो फिर तो गिलानी साहब जीते हुए हैं, लेकिन चूंकि आदादो शुमार इतने कम है कि अगर हुकूमत ने या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने ज़रा ज़ोर लगाया तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं होगा उनके लिए संजरानी साहब को जितवाना। और शायद हमारे यहाँ जहनीत ये है कि हर सीट पर हमारा ही बंदा हो तभी हम महफूज समझे जाते हैं। तो उसी जहनीत के एतबार से सादिक संजरानी साहब की जो सीट है सेनेट चेयरमैन की, ये हुकूमत खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ आ गए तो लेजिस्लेशन से ज़्यादा कहीं मेरा ख्याल है कि सिम्बॉलिकली ये लगेगा कि हुकूमत कमज़ोर हो गई है और हुकूमत वीक हो गई है। आसमा, किस हद तक हुकूमत काम दिखाने में कामयाब हुई है आपके ख्याल में? हुकूमत क्या है, मैनेज कर गई ये चीज़ें? क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंट इस वक्त हुकूमती रहनुमा नज़र आ रहे हैं। शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल उनके कॉन्फिडेंस की वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं ये रियासत के नुमाइंदे हैं, लिहाजा रियासत उनके कामयाबी के लिए खुद जदोजहद करेगी। इसलिए वो पैनिक जो कि हफीज़ शेख साहब के लिए हमें हुकूमती ऐवानों में नज़र आ रहा था, वो पैनिक हमें संजरानी साहब के लिए नज़र नहीं आ रहा। और अभी भी थोड़ी देर पहले भी जो बात हो रही है और आदादो शुमार दिए जा रहे हैं उसमें भी तकरीबन 2 के बारे में उधर से भी क्लेम किया जा रहा है, इधर से भी क्लेम किया जा रहा है। जमात इस्लामी ने तो एब्सटेन करने की बात कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आज़ाद अराकीन है उसमें अगर हुकूमत के सारे डाल भी दिए जाए, हुकूमत को भी दे दिए जाए, तकरीबन 4 के करीब जो बनते हैं, तो मेरा ख्याल है उसके बावजूद जो मामलात हैं वो बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। 50-50 पे गए तो जाहिर है कि हुकूमत के लिए एक सुबकी की बात भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये इलेक्शन भी फंस जाएगा। तो अभी तक जो 2-2 की बात हो रही है और ANP के ऊपर भी बात की जा रही है कि उनके इर्द गिर्द भी सारे नंबर्स घूम रहे हैं। ANP ने हमारी इत्तलात के मुताबिक जरदारी साहब को ये एश्योरेंस दी है कि उनके वोट्स जो हैं वो PDM को ही जाएंगे। इस वक्त जोड़ तोड़ तो ज़ाहिर है अपनी जगह पे बहुत अहम चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है उसके कैंप्स के अंदर भी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो कही जा रही है कि उनको मिलेगी। असल बात है कि किस मार्जिन के साथ जो है वो अपने कामयाबी को यकीनी बनाना है, और वो मार्जिन जो है उसके ऊपर रियासत हो या हुकूमत हो वो उसके ऊपर बात कर रही है कि अगर संजरानी साहब लंबी लीड के साथ जीतते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होगा, और अगर वो थिन मेजॉरिटी के साथ जीतते हैं या फिर वो अगर उनको हार का सामना करना पड़ता है तो हुकूमत के लिए काफी मुश्किलात होंगी। राय साहब, मगर वजीर आजम ने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया उसके बाद भी नजर आ रहा है कि ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस इन्वायरमेंट नहीं है कॉन्फिडेंस का और स्टेबिलिटी का। क्या संजरानी साहब अगर जीत जाते हैं तो हुकूमत को वो जो एक अनसर्टेनिटी ना हो, गैर यकीनी ना हो और कॉन्फिडेंस का एनवायरनमेंट हो ओवरऑल, वो मिल जाएगा, या अभी तक आपको लगता है चैलेंजेस फिर भी बरकरार रहेंगे?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से या संजरानी साहब से हुकूमत बिल्कुल मुस्तहकम हो जाएगी और ये तासुर ख़त्म हो जाएगा कि हुकूमत बड़ी मजबूत है, क्योंकि अभी रिसेंटली तो हुकूमत हारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी का जो जीतना है वो इतनी जल्दी तो हज़म नहीं होगा, डेफिनेटली इसके असरात रहेंगे। और दूसरा ये एक्सपोज हो गया है कि हुकूमत कितनी थिन मेजॉरिटी पे खड़ी है और हुकूमत के अंदर कितनी नाराज़ी मौजूद है, और इसके 25-26 के करीब अरकान असम्बली जो हैं वो गैर मुतमईन है, और इतने गैर मुतमईन है कि वो नाराज़ होकर दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो इस सारे का मतलब यह है कि हुकूमत तो बहुत ही कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, और जब भी कोई चैलेंज आएगा तो ये अरकान असम्बली जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे दिया है, ये कैसे खड़े रहेंगे हुकूमत के साथ, मासवा इसके के हालात तब्दील हुए या इमरान खान साहब उनके दिल तब्दील कर लें या उनको विन कर लें। अभी कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती, अभी वही स्टेटस को है, वही हालात हैं, वही अरकान असम्बली हैं, वही अरकान सेनेट हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सूरत हाल तादेर बरकरार रहेगी उस वक़्त तक कि जब तक कि हुकूमत कोई अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं करती, जिससे ओवरऑल आवाम भी सेटिस्फाइड हो और फिर अरकान असम्बली भी सेटिस्फाइड। वैसे मुझे एक ब्रेक शामिल करना है, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं आज नून लीग की तरफ से भी, उसके बाद भी कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं और एक अहम सवाल पैदा हो रहा है, वो रखेंगे हम पैनलिस्ट के सामने एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आसमा शराजी साहिबा, आज जो नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि इदारों की तरफ से कॉल्स आ रही हैं, उससे पहले भी नून लीग इल्ज़ाम लगाती रही है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रही है, अदालतों के ऊपर भी जमातें सवाल उठाती रही हैं, पार्लियामेंट का कोई किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा है। ये कोई हम सिचुएशन सुलझने जा रही है या जमहूरियत के हिसाब से हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसमें इदारों पर एतमाद नहीं है सियासी जमातों का, और आपस में बहुत ज़्यादा नफरत अंगेज़ी है, एक कहीं बंद गली में तो नहीं जा रही है पाकिस्तान की सियासत? बिल्कुल शाहजेब, इसी तरह की सूरत हाल है। मसलन आज ये शाहिद खान अब्बासी साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनके 2 से 4 लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, और ये मार्जिन जो है ये जो नंबर है ये अपोजिशन के जहन में है पीडीएम के, कि अगर ये 4 वोट उनके ज़ाया होते हैं या ख़राब होते हैं या उनके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो उनको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। और यही वो चीज़ है जो कि परेशान कुन थी उनके लिए, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये बंद गली में तो जाहिर है कि सियासत जाके खड़ी हो गई है, इसलिए कि वहां जहां पे मईशत बहुत ज्यादा कमजोर है, जहां पे जून में आपने बजट देना है, बजट भी खसारे का बजट है, कोई बहुत अच्छी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इस वक्त नहीं बनी हुई है। इदारे खुद भी उनको ये देखना है, जरूरी है कि ये किस तरह से इन चीजों को जो है वो नरम साइड रखें और थोड़ा सा न्यूट्रलिटी का जो तासुर है वो दें। इसीलिए पीडीएम के अंदर जो 2 बड़ी जमातें, उनमें से एक गुड कॉप और दूसरी बैड कॉप का रोल जो है वो इस वक्त अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट है, पीएमएलएन कहती है कि इस तरह की कोई सीन नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने एक लंबा और बड़ा सख्त मैसेज जो है वो जारी किया है। मरियम साहिबा अपनी पूरी उनकी जो बंदूकों का रुख है वो हुकूमत की तरफ है, और आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े नरम से बयानात दे रही है। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है जो कि पीडीएम ने इख्तियार की है। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान है। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर भी जेयूआई के अफराद भी थे, पीएमएलएन के भी थे जिनके वोट ज़ाया हुए हैं, जो गिलानी साहब का था। तो दोनों जमातों के अंदर एक जो है वो मौजूद है इस बात का मार्जिन कि शायद उनको वोट की तरफ से कुछ नुकसान हो। इसी वजह से आज एक पेश मंजर तैयार किया गया है कल के लिए कि अगर उनके कैंडिडेट को, जिनकी मेजोरिटी है इस वक्त, शिकस्त होती है तो एक बात सामने रखी जाए कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अभी भी पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है, और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो हालात ठीक नहीं है। एक और बात शाहजेब की, जो अब से थोड़ी देर पहले कोर कमेटी की मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की, जिसको चेयर किया उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमें नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस जो हैं वो खुले रखने चाहिए। पहली बार वो न्यू इलेक्शंस की बात करें, नए इंतखाबात की बात करें, जो कि अब से थोड़े दिन पहले तक वो नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वजीर आजम को भी इस बात का इल्म है कि कल अगर उनके कैंडिडेट जो है वो उनको शिकस्त हो जाती है, जो कि अपेरेंटली उन्हीं के कैंडिडेट है, तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल हुकूमत के लिए बहुत कमजोर होती चली जाएगी, और इस कमजोर सिचुएशन से कोई भी फायदा उठा सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत को बंद गली में ले जा सकती हैं। भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं, चाहे 70 की दहाई हो या फिर 90 की, जब सियासतदान आपस में बात नहीं करते थे, माहौल नफरत का पैदा हो गया था, इदारों पर भी सवाल उठ रहे, तो नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला है। आपको लग रहा है कि ये ओवरऑल सिस्टम इस सूरत हाल में खतरे में पड़ सकता है?
डेफिनेटली जब भी हमने देखा है कि डेडलॉक हुआ है, डेडलॉक के बाद जो तब्दीली आती है वो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होती। उसकी बजाय अगर सियासतदान आपस में रास्ते खोले रखें तो ज़ाहिर है अगर इलेक्शन भी होना है तो उसके लिए भी बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए भी मुफाहमत होनी चाहिए, और वैसे भी लेजिस्लेशन करनी चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए, पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बैड ओमन्स हैं, जो बुरे शगुन है इस हुकूमत के लिए भी और इस सिस्टम के लिए भी। इसीलिए परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जब लेजिस्लेशन नहीं होगी, जब नए कोई चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो कैसे निज़ाम आगे चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि जितनी देर जल्दी इमरान खान ये समझें कि ये जो पार्लियामेंट्री डेडलॉक है इसको ख़त्म करना है और ये ख़त्म होगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, तो फिर इस सिस्टम भी आगे चलेगा और गवर्नेंस भी आगे चलेगी। वगरना अगर इस वक्त वो इलेक्शन करवाते हैं तो ये उनके लिए कोई साजगार माहौल नहीं होगा। ऐसे लगता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिल सकेगी अगर वो इलेक्शन के लिए जाते हैं। और इस वक्त नून लीग जो है उसका बयानिया जो है उसका तूती बोल रहा है और वो शायद इससे फ़ायदा उठाए। मेरा ख्याल है कि इसलिए इमरान खान को अभी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें या नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उन्हें जाना चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो पहले अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, लोगों को राज़ी करें, अवाम की भलाई के मंसूबे जारी करें, अपने अरकान असम्बली को राज़ी करें, फिर वो सोचें कि वो इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अहम तज्जिया सुना। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। औरत मार्च क्या हुआ, उसके खिलाफ एक दफ़ा फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और इस दफ़ा झूठ की बुनियाद पर और मजहबी कार्ड खेलते हुए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। औरत मार्च को ख़त्म हुए 3 दिन हो गए हैं, मगर मार्च के बाद मुल्क में ख़वातीन के हुकूक और अक़लियतों पर होने वाले जुल्म पर बात होने के बजाय औरत मार्च के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। और औरत मार्च के खिलाफ प्रोपेगेंडा कोई नई बात नहीं है। हर साल औरत मार्च से पहले या बाद में किसी भी बात को लेकर औरत मार्च के खिलाफ हर्जा सराई की जाती है, मगर इस साल जब कुछ काम नहीं आया तो औरत मार्च के खिलाफ मजहब का इस्तेमाल किया गया। वीडियोज़ और ऑडियोज़ में तब्दीलियाँ की गई, तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया, यानी जब कोई दलील नहीं रही तो मजहबी जज्बात उभारने और नफरत फैलाने का सहारा लिया गया। औरत मार्च को लेकर गलत मालूमात और अफवाहें फैलाई गईं। इन गलत मालूमात और अफवाहों को फैलाने में पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर्स भी पेश रहे। अगर ये एक वाक़या किसी एक फ़र्द की तरफ से होता तो उसे गलत फहमी समझ कर नज़रअंदाज किया जा सकता था, मगर जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया उससे वाज़े तौर पर लग रहा है कि ये औरत मार्च के ख़िलाफ़ एक सोची समझी मुनज़्ज़म मुहिम है। वो क्या मामलात हैं जिनसे मुताल्लिक मुसलसल बदनीयती के साथ गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, आपके सामने रखते हैं। पहले जिक्र करते हैं एक बैनर का जिसकी नुमाइश औरत मार्च लाहौर में की गई। इस बैनर पर तहरीर ये दर्ज थी कि मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था, मुझे चुप करवा दिया गया और उसकी आवाज़ आज भी मस्जिद में गूंजती है। ये तहरीर पढ़कर कोई शख्स आसानी से ये बता सकता है कि ये बच्चों के साथ जिस्मानी ज़्यादती से मुताल्लिक एक तहरीर है, मगर औरत मार्च पर ना सिर्फ तनकीद करने के लिए बल्कि उसमें शिरकत करने वाले लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डालने के लिए इस बात को भी तौहीन मजहब से जोड़ दिया गया। इस वाक़े को बदनीयती के साथ मजहबी तारीख के साथ जोड़ दिया गया, जिस पर मजबूरन खुद औरत मार्च को एक एलामिया जारी करना पड़ा और उस तहरीर से मुताल्लिक वजाहत देनी पड़ी। इस तहरीर से मुताल्लिक औरत मार्च के एलामिया के मुताबिक औरत मार्च लाहौर ने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बैनर्स रखे जिस पर मुतासरीन ने खुद पर गुजरे हिरासानी के तजर्बात लिखे। एक बैनर जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है वो एक खातून की गवाही है जिन्हें 9 साल की उम्र में 50 साल के कारी साहिब से जिनसी हिरासानी का सामना करना पड़ा। औरत मार्च लाहौर के मुताबिक हमारा इरादा पाकिस्तान में बच्चों से हिरासानी के संजीदा मामले पर रोशनी डालना और हिरासानी करने वालों को दी जाने वाली छूट को अया करना था। औरत मार्च लाहौर के मुताबिक 2019 में सिर्फ मीडिया पर बच्चों से ज़्यादती के 2846 केसेस रिपोर्ट हुए। इससे सिर्फ हम हकीकत का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। औरत मार्च के मुताबिक दुख की बात है कि औरत मार्च की तहरीक को कमज़ोर करने के लिए उस पर तनकीद करने वाले लोग इस हद तक जा सकते हैं कि वो बच्चों के साथ ज़्यादती के मामले को मजरूह करें। औरत मार्च जिनसे हिरासानी के मुतासरीन के साथ खड़ा रहेगा और एक ऐसे पाकिस्तान के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा जहाँ मुआशरे में इस किस्म की हिरासानी के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा ना हो और जहाँ मुतासरीन की आवाज़ को इज्जत दी जाए, ना कि उसे दबाया जाए। इसी तरह दीगर मामलात पर भी मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। एक मामला एक वीडियो से मुताल्लिक है जहाँ ख़वातीन औरत मार्च में सियासी क़यादत, अपने खिलाफ होने वाले जुल्म और अपने नाक़दीन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, मगर इस वीडियो में बदनीयती के साथ रद्दोबदल कर दिया गया
और उसके सब टाइटल्स भी तब्दील कर दिए गए और नामों में रद्दोबदल करके ये तासुर दिया गया कि तौहीन मजहब की गई है, जो कि मुकम्मल तौर पर झूठ और बदनीयती पर मबनी है। इस तरमीम शुदा वीडियो को कुछ तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी भी शेयर करते रहे और औरत मार्च पर तनकीद और तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगता रहा। बहस ये होनी चाहिए थी कि जिन्होंने ये वीडियो तब्दील की और इस नियत के साथ तब्दील की कि लोगों पर तौहीन मजहब का गलत इल्ज़ाम लगाया जाए, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला जाए, वो किस सज़ा के मुस्तहिक हैं। लेकिन बिना तहकीक के बहस ये शुरू हो गई कि औरत मार्च के शुरका किस सज़ा के मुस्तहिक हैं। अब अक्सर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जिन्होंने वो वीडियो बिना तहकीक के शेयर की, उन्होंने फिर वीडियो डिलीट की और माफ़ी भी मांगी। वो अब ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि जिन्होंने इस वीडियो में रद्दोबदल किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम को इस कदर इस्तेमाल किया गया कि वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट के झंडे को फ्रांस के झंडे से जोड़ दिया गया और टीवी पर बैठकर एक तज्ज़ियाकार ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये झंडा फ्रांस का है और फ्रांस ने खाके बनाकर तौहीन रिसालत की, इसलिए ये झंडा लहराना भी बराह रास्त तौहीन रिसालत है। इसलिए औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स पर तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। टीवी पर बैठकर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया, जबकि हकीकत में वो झंडा वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट का है। और इस हवाले से खुद वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट ने ट्वीट करते हुए अपने और फ्रांस के झंडे में फ़र्क बताया। वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की ट्वीट के मुताबिक WDF पाकिस्तान में ग्रास रूट फेमिनिज्म की तर्जुमानी करता है और उसका फ्रांस के झंडे से कोई लेना देना नहीं है। वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट साम्राज्यत की हर किस्म के खिलाफ है और ये इल्ज़ाम कि हम एक साबिक नो आबादियाती मुल्क का झंडा लहराएं एक मज़े का खेज बात है। वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपने और फ्रांस के झंडे की तस्वीर भी शेयर की और शेयर करते हुए दोनों का फ़र्क भी बताया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमारे झंडे में 3 रंग हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। पहला रंग लाल है, दूसरा सफ़ेद है और तीसरा जामनी है, जबकि फ्रांस के झंडे में पहला रंग नीला, दूसरा सफ़ेद और तीसरा लाल है। यानी जो चीज़ें बग़ैर वजाहत के वाज़ेह हैं उसकी भी वजाहत करनी पड़ रही है, क्योंकि अब बात दलील से नहीं की जा रही, इल्ज़ाम तराशी से की जा रही है। और अब ये इल्ज़ाम तराशी भी हया और बेहयाई की अपनी खुद साख्ता तारीफ़ तक महदूद नहीं रही, बल्कि मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी एक ऐसे मुआशरे में किया जा रहा है जहाँ तौहीन मज़हब के गलत इल्ज़ामात पर कई लोग मारे गए, कई सालों से जेल में हैं और कई मुल्क बदर हो चुके हैं। और क्योंकि मज़हब का सहारा लेकर झूठे तौहीन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो देखिए पाकिस्तान में उलमा तौहीन रिसालत के गलत इल्ज़ामात पर क्या कहते हैं। उसूली बात है वो ये है कि जो इल्ज़ाम किसी ने अगर लगाया है किसी भी कानून के तहत किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया, और ख़ासतौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया किसी पर, तो उसके ज़िम्मे सबूत करने पर फराहम करना है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं होती। ज़ाती एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब नहीं करार दिया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून में भी और शरीयत में भी उसके लिए सजा मुकर्रर है। कुरान करीम में इस वाले से या अहादीस मुबारका में इस वाले से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि कोई शख्स अगर इस्लाम की, दीन की, रसूल पाक की तौहीन का इर्तिकाब करता है तो उसकी सजा कितनी भयानक होनी चाहिए। जहां पर ये सजा है एक इंतहा पर जाकर उस इस्मत के मकाम की हिफाजत के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान को किसी ऐसे इल्जाम के तहत सजा उसको मुल्जिम ठहराना या उस पर तोहमत लगाना और वो साबित न हो सके, तो उस सूरत में ऐसे शख्स की सजा भी उतनी ही ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर एक बेगुनाह इंसान की मौत का अगर कोई शख्स बायस बनता है तो वो गोया पूरी इंसानियत के कत्ल का बायस बनता है। जिस तरीके से तौहीन रिसालत तो है ही है जुर्म, लेकिन बगैर सबूत के इस तरीके से किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये कानूनन, अखलाकन, शरअन हर एतबार से जुर्म है। और मैं समझता हूँ जिन्होंने लगाया है या तो वो साबित करें, अगर साबित नहीं कर सकते तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके बारे में मौसर इक़दाम उठाएं ताकि आइंदा कोई आदमी इसकी जुर्रत न करे। बात तो दलील से भी की जा सकती है। अगर आपके दलाइल हक़ाइक़ पर मबनी है तो दलील से बात कीजिए, दलील से मात दीजिए। अगर दलील कमज़ोर पड़ जाए या अगर आपके पास हक़ाइक़ ना हो और आपको मात हो जाए तो जो सही है उसे तस्लीम कीजिए। हुब्बुल वतनी और मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करके नफ़रत मत फैलाइए और अपनी अना की खातिर लोगों की जान ख़तरे में ना डालिए, क्योंकि मुआशरे हक़ाइक़ और दलील पर मबनी बहस व मुबाहिसे से आगे बढ़ते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं।
लेकिन नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी को औरत मार्च या उनके मंशूर पर एतराज़ है तो इख्तलाफ उसका जमहूरी हक है। अपने इख्तलाफ को आगे लाइए, बहस कीजिए और मुआशरे को तय करने दीजिए कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत, मगर अपने नज़रिए को झूठ के ज़रिए मजहब और हुब्बुल वतनी की आड़ में नफरत फैलाकर दूसरों को खामोश करने की कोशिश मत कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।